स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ज्वालामुखी क्रिया, कारण एवं इसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ये जो टॉपिक है ये बीए पार्ट फर्स्ट पेपर फर्स्ट फिजिकल ज्योग्राफी या भौतिक भूगोल का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है इसके बारे में मैंने थोड़ा ब्रीफ में, जब भूकंप विज्ञान के आधार पर आंतरिक संरचना कर रहे थे तो उस समय भी मैंने ज्वालामुखी क्रिया के बारे में हल्की सी चर्चा की थी। चलो अभी अपन ये पूरा क्वेश्चन तैयार करते हैं। ज्वालामुखी क्रिया के लिए वॉल्केनिज्म शब्द का प्रयोग किया गया है। ज्वालामुखी वह क्रिया है जिसमें गर्म पदार्थ की धरातल की तरफ या धरातल पर आने की सभी क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। ज्वालामुखी कहाँ? पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है, और जब गर्म पदार्थ आंतरिक भाग से ऊपर आने का प्रयास करता है तो उसमें कुछ पदार्थ ज़मीन के अंदर ही जम जाता है, कुछ ऊपर आता है। तो ये जो पूरी धरातल पर आने की प्रक्रिया को, सभी प्रक्रियाओं को इसमें सम्मिलित किया जाता है। ज्वालामुखी क्रिया के दो रूप होते हैं मुख्यतः। एक तो पहला है अभ्यंतरिक अथवा धरातल के नीचे, और दूसरा है बाह्य या धरातल के ऊपर। तो अभ्यंतरिक क्रिया में मैग्मा आदि धरातल के नीचे ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही ठोस रूप धारण कर लेता है। इनमें प्रमुख हैं बैथोलिथ, फैकोलिथ, सिल और डाइक। ये इस प्रकार से ये बैथोलिथ, फैकोलिथ, सिल और डाइक के रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग में जम जाता है। जबकि वाह्य क्रिया के अंतर्गत गर्म पदार्थ के धरातल पर प्रकट होने की क्रिया सम्मिलित होती है। इसमें प्रमुख है धरातलीय प्रवाह, गर्म जल के स्रोत, गीजर, धुआंरे आदि। तो ये इस प्रकार से इस व्याख्या से यह प्रकट हो जाता है कि ज्वालामुखी क्रिया एक व्यापक शब्द है जिसमें अनेक क्रियाएं व अनेक रूप सम्मिलित हैं। ज्वालामुखी जो है ज्वालामुखी क्रिया का ही एक रूप है। कुछ ज्वालामुखी उद्गार के शीघ्र बाद ही समाप्त हो जाते हैं तथा कुछ ज्वालामुखी कुछ अवकाश के बाद प्रकट होते रहते हैं। इस प्रकार उद्गार के समय तथा दो उद्गारों के बीच के अवकाश के आधार पर ज्वालामुखी को 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। सबसे पहले है जागृत ज्वालामुखी, यानी कि एक्टिव वोल्केनो। जागृत ज्वालामुखी कौन से होते हैं? जो बार बार एक्टिव रहते हैं और बार बार आते रहते हैं। जिन ज्वालामुखियों से लावा, गैस तथा विखंडित पदार्थ सदैव निकला करते हैं उन्हें जागृत या सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। इनमें प्रमुख हैं इटली का एटना और स्ट्रोम्बोली का जो ज्वालामुखी। इटली में ये एटना और स्ट्रोम्बोली जो वोल्केनोज हैं वो एक्टिव या जागृत ज्वालामुखी का मेन उदाहरण है। इसके बाद में प्रसुप्त या डॉर्मेंट। डॉर्मेंट का मतलब होता है कि बहुत एक बार आने के बाद में काफ़ी समय के बाद में दोबारा आ जाए, यानी वो डेड तो नहीं है, एकदम शांत नहीं है, लेकिन डॉर्मेंट है। ये पुनः उद्गार के लक्षण दिखते नहीं है, पर अचानक उनसे विस्फोट या शांत उद्भेदन हो जाता है।
ये ज्वालामुखी उद्गार के बाद शांत पड़ जाते हैं तथा उनसे पुनः उद्गार के लक्षण नहीं दिखते, पर अचानक उनसे विस्फोट या शांत उद्भेदन हो जाता है। तो ये जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी कहलाएंगे। इसमें विसुएस का जो है, इसका उदाहरण है विसुएस क्राकाटोवा। ये जावा सुमात्रा के बीच सुंडा स्ट्रेट में स्थित है। तो ये है प्रसुप्त ज्वालामुखी। इसके बाद में शांत ज्वालामुखी यानी कि डेड वोल्केनो, ये एक बार आ गए उसके बाद नहीं आते हैं। जब ज्वालामुखी का उद्गार पूर्णतः समाप्त हो जाता है तथा उसके मुख में जल आदि भर जाता है एवं झीलों का निर्माण हो जाता है, तो पुनः उसके उद्गार की संभावना नहीं होती। भूगर्भिक इतिहास के अनुसार इनमें बहुत लंबे समय से पुनः उद्गार नहीं हुआ होता है। ऐसे ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कोहो सुल्तान व देवमंद ज्वालामुखी जो ईरान में है, ये इसके प्रमुख उदाहरण हैं। तो ये जो 3 प्रकार के ज्वालामुखी हो गए, एक्टिव, डोरमेंट और डेड। अब ज्वालामुखी उद्गार के कारण क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। ज्वालामुखी के उद्गार का सीधा संबंध जो है वो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है, आंतरिक रचना से है, जिसके बारे में अभी पूर्ण जानकारी हमारे पास नहीं है। यानी देखिए इसमें लिखा है, ज्वालामुखी क्रिया अब तक एक रहस्यमयी घटना बनी हुई है। इसका संबंध पृथ्वी के भूगर्भ से है, जबकि भूगर्भ के विषय में अब तक ठीक जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है। जो भी जानकारी प्राप्त है वह अधिकांश रूप से तर्क एवं कल्पनाओं पर आधारित है। इससे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जब हमने किया था भूकंप विज्ञान के आधार पर, तो वो भी तो प्राकृतिक स्रोत थे। इसी कारण, जिसमें ज्वालामुखी भी एक प्राकृतिक स्रोत है, इसी कारण से ज्वालामुखी के उद्गार से संबंधित किसी वास्तविक कारण का अब तक पता नहीं लगाया जा सका है। ज्वालामुखी के उद्गार के कारणों को जानने के लिए हमें कई बातों को ध्यान में रखना होगा। पहला, ज्वालामुखी भूपटल के कमजोर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पहली बात, जो हमने प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ी थी उसमें जो इनकी, ये कह लें कि प्लेट के किनारों पर कमजोर क्षेत्रों पर पाए जाते हैं तथा भूकंप से इनका गहरा संबंध है। सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है संसार में एक वो कमजोर पेटी है जहाँ पर भूकंप और ज्वालामुखी आते रहते हैं। तो ये जो प्लेट, अब ये ज्वालामुखी का जो है ये जो कमज़ोर क्षेत्रों में आते हैं, तो हिमालय क्षेत्र इसके अपवाद हैं, क्योंकि यहाँ पर भूकंप अधिकतर आते रहते हैं पर ज्वालामुखी कम पाए जाते हैं, जो केवल हिमालय वाला क्षेत्र। तो ज्वालामुखियों का सागरीय तटों के सहारे पाया जाना इस बात का सूचक है कि जल एवं ज्वालामुखी के उद्गार में गहरा संबंध है। इस प्रकार ज्वालामुखी एवं पर्वत निर्माण क्रिया तथा धरातलीय दरार निर्माण में गहरा संबंध है। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है, ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन में, जो दरार में उद्भेदन में बेसाल्ट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। इस प्रकार दरारी प्रवाह में बेसाल्ट की अधिकता का होना इस बात को प्रमाणित करता है कि ज्वालामुखी का उद्गार पृथ्वी के भीतर एक ऐसी परत से संबंधित है जो बेसाल्ट की बनी है तथा इसी स्थान से लावा ऊपर आता है। तीसरा जो है, ज्वालामुखी के उद्गार के समय तप्त लावा पदार्थ निकलता है
तो ये जो तप्त लावा पदार्थ निकलता है, इसमें इससे ये स्पष्ट होता है कि जहाँ से लावा का उद्गार होता है वहाँ पर अत्यधिक ताप है, मतलब अधिक ताप के कारण ही तो ऊपर से दबाव हटने की वजह से ये लावा ऊपर निकलता है। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर ज्वालामुखी के उद्गार की प्रक्रिया को 4 अवस्थाओं में विभक्त किया जा सकता है। अब ये जो 4 अवस्थाएं कौन सी हैं? पहला है भूगर्भ में ताप का अत्यधिक होना। अत्यधिक ताप के कारण लावा की उत्पत्ति, यानी कि पहला तो प्रमाण यह है कि ताप अधिक पृथ्वी के आंतरिक भाग में। उसके बाद में दूसरा है ताप अधिक है और उसके ऊपर से दबाव हट गया तो लावा ऊपर आएगा, तो अत्यधिक ताप के कारण लावा की उत्पत्ति। गैस तथा वाष्प की उत्पत्ति, उसके साथ गैस भी निकलती है, और लावा का ऊपर की ओर प्रवाहित होना। ये जो 4 तथ्य हैं जो ज्वालामुखी उद्गार से संबंधित हैं। चारों क्रियाओं के साथ साथ कार्यरत होने पर ही ज्वालामुखी क्रिया का आविर्भाव होता है। तो ये जो 4 हैं, भूगर्भ में ताप का अत्यधिक होना, अत्यधिक ताप के कारण लावा की उत्पत्ति होना, और गैस तथा वाष्प की उत्पत्ति होना, और लावा का ऊपर की ओर प्रवाहित होना। तो ये चारों क्रियाओं के साथ साथ होने पर ही ज्वालामुखी क्रिया का आविर्भाव होता है। तो अब आगे आता है ज्वालामुखी क्रिया एवं प्लेट विवर्तनिकी। हमने इसका ज्वालामुखी क्रिया जो है इसका प्लेट विवर्तनिकी से बहुत गहरा संबंध है। प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर ज्वालामुखी मेखलाओं और ज्वालामुखी उद्भेदन की क्रियाओं की सटीक व्याख्या की जा सकती है। मध्य महासागरीय कटक के सहारे सक्रिय ज्वालामुखी श्रृंखलाएं मिलती हैं। इन कटकों के सहारे 2 प्लेट विपरीत दिशाओं में अग्रसर होती हैं। मैंने बताया था ना, एक प्लेट ये है और एक दूसरी प्लेट ये है, ये इधर जा रही है और ये इधर। तो ये जब दूर जाएंगी तो यहाँ पर दाब कम हो जाएगा और ज्वालामुखी आएगा। परिणाम स्वरूप दाब मुक्ति के कारण कटक के नीचे से ऊपरी मेंटल का भाग पिघल जाता है तथा यह पिघला पदार्थ लावा के रूप में ऊपर उठता है तथा ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन का आविर्भाव होता है। यहाँ से दबाव हट गया इस वाले भाग से जब दोनों प्लेट विपरीत दिशाओं में गई तो यहाँ पर दबाव हटने से जो प्लेट का निचला हिस्सा है वो पिघल जाता है और ज्वालामुखी क्रिया का उद्भेदन होता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि मध्य महासागरीय ज्वालामुखी की पेटी में जागृत ज्वालामुखी के उद्गार के लिए लावा की आपूर्ति कटक के नीचे ऊपरी मेंटल के आंशिक रूप से पिघलने से प्राप्त होती है। अतः कटक के सहारे पाए जाने वाले ज्वालामुखी सतत सक्रिय होंगे क्योंकि लावा की आपूर्ति बराबर बनी रहती है। देखिए ये मध्य महासागरीय कटक का मैंने ये जो तुम्हें समझाया था, यहाँ पर ये प्लेट इधर की तरफ जा रही है और ये प्लेट इधर जा रही है, तो यहाँ पर ये गैप हो जाएगा, तो यहाँ पर दाब कम होगा तो ऊपर उठता बेसाल्ट मैग्मा तथा नई सागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है। इसलिए इसको रचनात्मक किनारे भी बोलते हैं। विनाशात्मक प्लेट के किनारे के सहारे विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार होता है। ये विनाशात्मक हो गया ये वाला। यहाँ पर ये वाला भाग है, यहाँ ये विनाश होगा, नीचे क्षेपण होगा, तो यहाँ पर विनाशात्मक प्लेट के किनारे के सहारे विस्फोटक प्रकार के ज्वालामुखी का उद्गार होता है। जो 2 प्लेट आमने सामने सरकते हैं तो उनके आपस में टकराने के कारण भारी प्लेट के किनारे का
नीचे क्षेपण हो जाता है, जैसा ये मैंने अभी उदाहरण बताया था। इस प्रकार से ये नीचे की तरफ ये क्षेपण हो गया, ये वाला भाग। ये क्षेपण होने के कारण ये विनाशात्मक किनारा है। विनाशात्मक किनारा। तो ये जो भाग है, ये वाला भाग है, ये जो टूट कर और नीचे क्षेपण हो जाता है, और इसके बाद में जब दो प्लेट आमने सामने सरकते हैं तो आपसी टक्कर के कारण भारी प्लेट के किनारे का नीचे क्षेपण हो जाता है। क्षेपित किनारा या सबडक्टेड मार्जिन्स जब मेंटल में 100 किलोमीटर की गहराई में पहुंच जाता है तो वो पिघल जाता है, फिर ये पिघल जाएगा, ये वाला हिस्सा। और ये फिर ज्वालामुखी पिघल जाता है, और यह मैग्मा ज्वालामुखी के केंद्रीय उद्भेदन के रूप में प्रकट होता है। इस तरह के ज्वालामुखी क्रिया परिप्रशांत मेखला में घटित होती है। सरकम पैसिफिक मेखला है ये, उसमें ये घटित होती हैं। सरकम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। अभी ये जो अभी तक इसके रचना से संबंधित ज्वालामुखी के क्या क्या कारण हैं, किस वजह से आते हैं, ये जो मैंने बताया है, ज्वालामुखी के ऊपर जो प्रकाश डाला है, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, ये सब इसमें ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत ये पहले इस लेक्चर में मैं यहीं तक कंप्लीट करते हैं। अगला लेक्चर इससे निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।